पावर सेक्टर इन दिनों काफी चर्चे में है। इंडियन गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स प्लान कर रही है। नंदन निलेकनी, जिन्होंने यूपीआई बनाया, इन्फोसिस के जो प्रमोटर रहे, वो पावर सेक्टर को इंडिया का अगला यूपीआई मोमेंट कह रहे हैं। तो अब तो लग रहा है कि इस सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बट इस पूरे ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी, इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स। इंडिया के डिस्कॉम्स के सिर पे 7.5 लाख करोड़ का लोन है। ये इंडिया के जीडीपी का अराउंड 2.5% है। हर साल डिस्कॉम्स हजारों करोड़ लूज कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडीज का 50% बजट डिस्कॉम्स को ही एलोकेट हो जाता है। इसके बाद भी डिस्कॉम्स के लॉसेस का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए अब वो इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत से प्लान्स बना रहे हैं। कुछ सोर्सेज की माने तो हो सकता है कि गवर्नमेंट काफी डिस्कॉम्स को अपने आईपीओज लाने के लिए भी फोर्स करें। इसीलिए ये सही समय है कि हम इंडिया के डिस्कॉम्स को डिटेल में समझें। आज के वीडियो में हम 3 चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम समझेंगे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वर्क कैसे करते हैं, उनके कॉस्ट्स क्या हैं और वो कैसे कैसे रेवेन्यू कमाते हैं। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए तो हम ये समझेंगे कि पावर कंपनीज को प्रॉफिट्स क्यों नहीं हो रहे और उनके बढ़ते लोन्स के स्पेसिफिक रीजंस क्या हैं। फाइनली हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सजेस्ट किया है और साथ ही साथ हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इन सॉल्यूशंस का क्या इंपैक्ट हो सकता है। डिस्कॉम्स का काम समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, फिर स्टोर या ट्रांसमिट कैसे होती है एंड फाइनली हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक कैसे आती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। पावर सेक्टर का वैल्यू चेन जेनकोस यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज से शुरू होता है। जेनकोस कोल, विंड, सोलर, हाइड्रो जैसे अलग अलग सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 65 to 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट किया जाता है। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 476 गीगावाट है। इस कैपेसिटी का 50% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पास है, बाकी सेंटर और स्टेट में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है। स्क्रीन पे 2023 के नंबर्स दिए हुए हैं। एनटीपीसी, अदानी पावर, तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कंपनीज कुछ जेनकोस के एग्जांपल्स हैं। जेनकोस के बाद आते हैं पावर ट्रांसमिशन कंपनीज। ये कंपनीज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक पहुंचाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एलएनटी भी पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, बट ओवरऑल इस सेक्टर को मेजरली सेंटर या स्टेट ओन्ड कंपनीज ही डोमिनेट करती हैं। पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के बाद आते हैं पावर ट्रेडिंग कंपनीज या एनर्जी एक्सचेंजेस। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ना 3 मेजर सोर्सेज से पावर खरीद सकती हैं। पहला सोर्स, डायरेक्टली अलग अलग पावर जनरेटिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। दूसरा, ट्रेडिंग कंपनी से पावर खरीद लो। इस केस में ट्रेडिंग कंपनीज मल्टीपल जेनकोस के साथ डील करके पावर बल्क सोर्स करते हैं। तो जब डिस्कॉम्स ट्रेडिंग कंपनीज के पास जाते हैं तो उनको मल्टीपल जेनकोस से डील नहीं करना पड़ता। सोलर, विंड, थर्मल पावर प्लांट सबसे अलग से पावर सोर्स करने की जगह वो डायरेक्टली ट्रेडिंग कंपनी से पावर खरीद सकते हैं। बट जेनकोस से डील करो या फिर ट्रेडिंग कंपनी से, इन दोनों ही सोर्सेज के साथ डिस्कॉम्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म यानी 25 ईयर्स प्लस टाइम ड्यूरेशन। इन्हें पावर परचेज अग्रीमेंट्स या पीपीएस कहा जाता है। इंडिया में अराउंड 87% पावर पीपीएस के थ्रू सप्लाई होता है। बट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसका बल्क स्टोरेज हम अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। अगर पावर जनरेट होके कंज्यूम नहीं होता तो वो वेस्ट हो जाता है, तो डिमांड फोरकास्ट करके पावर जनरेट करना पड़ता है, और अब ऐसे केस में शॉर्टफॉल या फिर ओवर सप्लाई होना आम बात होती है। पर इन दोनों ही केसेस में सप्लाई चेन के प्लेयर्स को काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पावर का एक शॉर्ट टर्म मार्केट भी है जो तीसरा सोर्स है। इनफैक्ट इंडिया का 13% पावर शॉर्ट टर्म मार्केट से सेल होता है। एनर्जी एक्सचेंजेस जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज इस शॉर्ट टर्म मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। इन शॉर्ट, जेनकोस पावर प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज पावर को जेनकोस से डिस्कॉम्स तक पहुंचाते हैं, फिर डिस्कॉम्स ये पावर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कोलकाता में सीईएससी एक डिस्कॉम है। लोअर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन डालना, मीटर लगाना, मीटर रीडिंग लेना, बिल भेजना, पैसा कलेक्ट करना, ये सारा काम डिस्कॉम्स का है। इंडिया में 60+ डिस्कॉम्स हैं। मोस्ट डिस्कॉम्स स्टेट ओन्ड हैं। प्राइवेट डिस्कॉम्स बस कुछ 14-15 है, बट सैडली हमारे मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स लॉस में है। ये देखो डिस्कॉम्स के लास्ट 3 इयर्स के टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का लॉस तो अराउंड 31,000 करोड़ था।
बेसिकली एग्रीगेट लेवल पे डिस्कॉम्स अपने एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर पा रहे। इन लॉसेस को समझने के लिए हमें डिस्कॉम्स के कॉस्ट्स के ब्रेकअप को देखना होगा कि आखिर इतना पैसा लग कहाँ रहा है। लास्ट 3 इयर्स में डिस्कॉम्स के लिए कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग पावर बढ़ा है। 1 किलोवाट आवर का रेट 6.28 से बढ़ के 7.09 हो गया है। डिस्कॉम्स के लिए 76.6% ऑफ टोटल कॉस्ट पावर परचेज का ही है। एम्प्लॉय कॉस्ट 7.5% है और इंटरेस्ट कॉस्ट 7.3% है। बाकी अदर कॉस्ट्स हैं। अब इस कॉस्ट को रेवेन्यू से कंपेयर करें तो FY24 में एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एवरेज रेवेन्यू से 15 पैसे ज़्यादा था और इसीलिए डिस्कॉम्स को लगभग 31,000 करोड़ के लॉसेस हुए। इन बढ़ते लॉसेस के पीछे लोअर टैरिफ्स, सब्सिडी का लेट पेमेंट्स, क्रॉस सब्सिडीज, ट्रांसमिशन लॉसेस जैसे रीजन है। एक एक करके इन चारों टेक्निकल रीजंस को समझते हैं ताकि आगे सॉल्यूशंस भी फिर बेटर समझ आए। कोई भी बिजनेस अपने लॉसेस को कम करने के लिए 2 चीजें कर सकता है, या तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ाए या अपने कॉस्ट्स कम करे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें तो प्राइसिंग उनके कंट्रोल में नहीं है। ये हर स्टेट का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करता है कि बिजली कितने में बिकेगी। इस कमीशन के पास पावर है कि वो पावर के रेट्स को टाइमली रिवाइज करे, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या वेलफेयरिज्म के चक्कर में टैरिफ रिविजन्स में डिले हो जाते हैं। ये हम नहीं, इंडिया के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद देओ ने कहा है। अब इससे होने वाले लॉसेस को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए स्टेट सब्सिडीज अरेंज करती है। एग्री सेक्टर के लिए रेट्स लो रखे जाते हैं ताकि फार्मर्स पे ज्यादा प्रेशर ना आए एंड वो कहीं इरिगेशन पंप्स वगैरह यूज करना बंद ना कर दें। वहीं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेट्स हायर होते हैं ताकि डिस्कॉम्स को भी ज्यादा लॉसेस ना हो जाएं। बट इन मेजर्स से भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। डिस्कॉम्स के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट 2 तरह की सब्सिडी देती है। पहला, जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली डिस्कॉम्स को कुछ कंज्यूमर कैटेगरीज के बिहाफ में पे करती है, और दूसरा, जहां गवर्नमेंट एक कस्टमर कैटेगरी को सब्सिडाइज करने के लिए दूसरे कस्टमर कैटेगरी को ओवरचार्ज करती है। इसको डेटा से समझते हैं, बेस्ट समझ आएगा। डिस्कॉम सबसे ज्यादा पावर इंडस्ट्रियल यूनिट्स या फैक्ट्रीज को सेल करते हैं अराउंड 30%। उसके बाद वो घरों में बिजली सप्लाई करते हैं अराउंड 28%, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अराउंड 21% एंड फाइनली ऑफिस स्पेसेस या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को अराउंड 9%। बट गवर्नमेंट इन सारे सोर्सेज से सेम रेट्स नहीं लेता है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से ज्यादा चार्ज किया जाता है और डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल और बाकी कैटेगरीज को उससे कम। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल यूनिट्स को तो ऑलमोस्ट फ्री में ही पावर मिलता है। एज अ रिजल्ट 21% पावर कंज्यूम करने के बावजूद एग्रीकल्चरल सेक्टर डिस्कॉम्स के रेवेन्यू में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ हद तक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स इसको फंड करते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स 30% पावर यूज करते हैं, पर वो 34% जितना पे करते हैं। बट मेजर चंक तो फिर गवर्नमेंट टैरिफ सब्सिडी से कवर करती है, अराउंड 20 to 22%। अब एक एक करके दोनों टाइप की सब्सिडीज की बात करते हैं और समझते हैं कि वो डिस्कॉम्स के लिए प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले वो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को रेवेन्यू की तरह पे करती है। अगर आप इस साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ पावर यूटिलिटीज देखोगे तो आपको लगेगा कि डिस्कॉम्स ने जितनी सब्सिडी बिल की उसके बदले उनको पेमेंट्स भी मिल गए। आफ्टर ऑल रियलाइजेशन रेट्स 97%, 108%, 109% जो है। बट अगर आप अनरियलाइज सब्सिडी को 2009-10 से क्यूमुलेटिवली देखोगे तो 23-24 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग सब्सिडी अमाउंट दिखेगा। गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिलने में जो डिलेज होता है उसके कारण डिस्कॉम्स को वर्किंग कैपिटल लोन्स लेना पड़ता है। इससे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जो कि फिर उनके लॉसेस को और बढ़ा देता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की सब्सिडीज की, क्रॉस सब्सिडीज। क्रॉस सब्सिडीज के कारण इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उनका कंपेटिटिवनेस कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो कैप्टिव प्लांट्स लगाते हैं या फिर ट्रेडिंग कंपनी से डायरेक्टली पावर परचेज करने का सोचते हैं। इसके कारण डिस्कॉम्स का बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स ही उनसे ओवर टाइम कम इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से 1960s में 67% पावर इंडस्ट्रीज यूज करती थी। 1991 में ये गिर के 40% हो गया। दोस्तों, डिस्कॉम्स के रेवेन्यू और पावर सप्लाई के प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म नहीं हो जाते। डिस्कॉम्स को हर साल एक और लॉस होता है, AT एंड C लॉस, यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। इसमें 2 टाइप के लॉसेस इंक्लूडेड होते हैं, बिलिंग लॉस और कलेक्शन लॉस। बिलिंग लॉस यानी वो लॉस जो डिस्कॉम्स बिल ही नहीं कर पाए, जैसे डिस्कॉम ने बिजली भेजी लेकिन किसी ने वायर काट के चोरी कर ली, या किसी का मीटर खराब हो गया तो डिस्कॉम सही से रीडिंग नहीं ले पाया, या फिर बिजली जेन्युइनली सामने वाले तक पहुंची ही नहीं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कुछ फॉल्ट था। ये ओवरऑल AT एंड C लॉस का एक मेजर चंक है।
कई बार ट्रांसफार्मर्स गलत लोकेशन पे लगा दिए जाते हैं, उन्हें कभी कभी ठीक से रिपेयर एंड मेंटेन नहीं किया जाता है, या पैसे बचाने के लिए पुराने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। इन सब की वजह से ये लॉसेस बढ़ जाते हैं। AT&C लॉस का 85 to 90% टेक्निकल ट्रांसमिशन एंड बिलिंग लॉस ही होता है। अब कलेक्शन लॉसेस की बात करें तो इसमें डिस्कॉम्स बिल्स तो रेस कर देते हैं, पर उनको बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट्स नहीं मिलते। फाइनेंशियल ईयर 14-15 में हमारे AT&C लॉसेस 25.72% थे, यानी अगर डिस्कॉम्स 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे तो एंड कस्टमर से सिर्फ 75 यूनिट्स का पैसा मिल रहा था। बाकी या तो ट्रांसमिशन के टाइम लॉस हो जाता था या कस्टमर से पैसे कलेक्ट नहीं हो पाते थे। फाइनेंशियल ईयर 24 आते आते हमारे AT&C लॉसेस रिड्यूस होकर 16.12% हो गए, बट फिर भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ट्रांसमिशन लॉस की बात करें तो इसका ग्लोबल एवरेज 6% है और इंडिया में ये 14% है। और वैल्यू के टर्म्स में ये लॉसेस कितने बड़े हैं, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये करीब 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिस्कॉम्स का रिपोर्टेड लॉस अराउंड 32,000 करोड़ था। मतलब डिस्कॉम्स का अपॉर्चुनिटी लॉस उनके फाइनेंशियल लॉस से काफ़ी ज़्यादा है। PFC एक महारत्न कंपनी हर साल एक रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पावर यूटिलिटीज। हमने इस रिपोर्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और इन लॉसेस को कैलकुलेट किया। आपको इस कैलकुलेशन को डिटेल में समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन लॉसेस को फिक्स करना इम्पॉसिबल नहीं है, पर इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे। डिस्कॉम्स को अपने ग्रिड स्ट्रॉन्ग करने में, नई टेक्नोलॉजीज और मैन पावर इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी खराब है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अब ये तीनों रीजंस जो हमने समझे हैं, जैसे टैरिफ्स या रेट्स इंक्रीज होने में डिलेज होना, सब्सिडीज टाइम पे नहीं मिलना और AT&C लॉसेस, ये सारे पावर के सप्लाई या सेल से रिलेटेड हैं। बट पावर परचेज भी कोई आसान काम नहीं है। डिस्कॉम्स ज्यादातर पावर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू परचेज करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बड़ा चंक फिक्स कॉस्ट का है, यानी कि अगर डिस्कॉम्स पावर नहीं भी परचेज करें तब भी उन्हें ये फिक्स्ड कॉस्ट बियर करना ही पड़ेगा। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम डिस्कॉम्स को पावर के लिए ओवर पे करना पड़ता है। प्लस डिस्कॉम्स के ऊपर एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन भी है, यानी जो कस्टमर्स ओपन मार्केट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एंड ऑल, उनको भी सप्लाई करने का प्रोविजन डिस्कॉम्स को लेके चलना पड़ता है। वो एनर्जी खरीदे या ना खरीदे, डिस्कॉम्स को उनका भी कॉस्ट बियर करना पड़ता है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस या RPOs के कारण कॉस्ट बढ़ने का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये RPOs क्या है? देखो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ टारगेट सेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिस्कॉम्स को लगभग 30% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बाई करना था। फाइनेंशियल ईयर 29-30 में यह नंबर इंक्रीज होकर 43% हो जाएगा। अब अगर डिस्कॉम्स रिन्यूएबल सोर्सेज से पावर परचेज करते हैं तो उनका कोल से बनने वाला इलेक्ट्रिसिटी का भी पर यूनिट प्राइस इंक्रीज होने का रिस्क है, क्योंकि PPA के अंडर फिक्स्ड कॉस्ट तो उनको तब भी पे करना पड़ेगा। UK हेडक्वार्टर्ड ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के 2025 रिपोर्ट में उन्होंने बताया, एज प्लांट लोड फैक्टर्स डिक्लाइन, fixed costs are spread over fewer units of generation, driving nearly 85% of effective increase in overall costs. This underutilization will weigh most heavily on coal power buyers, which are DISCOMs, with average tariffs expected to rise by roughly 25% over current levels. तो एक तरफ डिस्कॉम्स अपने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और इन सब केओस के बीच रिन्यूएबल्स का भी एंगल है। आज के दिन लगभग 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल्स का है, फिर भी 75% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है। हमारे ग्रिड्स रिन्यूएबल एनर्जी के डायनामिक्स हैंडल करने के लिए अभी केपेबल नहीं है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस को अडॉप्ट करना, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन सब में डिस्कॉम्स का पार्टिसिपेशन नीडेड है। अब फ्यूचर रेडी होने के लिए डिस्कॉम्स के पास्ट को पीछे छोड़ना जरूरी है और शायद इसीलिए गवर्नमेंट पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला रही है। सबसे पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के थ्रू उन्होंने सॉल्यूशंस को एक लीगल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखते हैं। चेंज नंबर 1, टैरिफ के रेट्स को उनके कॉस्ट से लिंक करना। अगर डिस्कॉम्स खुद टैरिफ रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो हर एक स्टेट के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को खुद से हर साल टैरिफ रिवाइज करना ही होगा और ये वैल्यू डिस्कॉम्स के कॉस्ट के हिसाब से सेट करना होगा। चेंज नंबर 2,
5 साल के अंदर अंदर क्रॉस सब्सिडीज को खत्म करना होगा। अगर टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो जाए तो क्रॉस सब्सिडीज हट भी जाए तो डिस्कॉम्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी ही है तो उन्हें ये डिस्कॉम्स को एडवांस में देना होगा। चेंज नंबर 3, अगर कुछ कस्टमर्स ओपन मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं तो डिस्कॉम्स को उनके हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। ये डिस्कॉम्स के कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगा। चेंज नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक हाई केपेक्स बिजनेस है। एक एरिया में अगर किसी नए लाइसेंसी को एंटर करना होता है तो उसको अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन फिगर करना पड़ता है, नेटवर्क बिछाना पड़ता है और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। तो यूजुअली न्यू प्लेयर्स के लिए ये अट्रैक्टिव नहीं होता। अब कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसीज के बीच नेटवर्क शेयरिंग अलाउ कर दिया है। इससे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री आसान हो गई है। वैसे तो गवर्नमेंट ने ये बिल 2022 में भी लाने की कोशिश की थी पर स्टेट्स नहीं माने। इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट्स और सेंटर दोनों की सहमति होनी चाहिए। इस बार वो जीएसटी काउंसिल के लाइंस पे एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल भी बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं जिसमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इससे चांसेस है कि अब ये बिल पास हो जाए। इस बिल के अलावा गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा क्लीन अप प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रही है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, पर काफी न्यूज वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट प्लान कर रही है। इस प्लान के अंडर डिस्कॉम कंपनीज इंटरेस्ट फ्री लोन्स या लो इंटरेस्ट लोन्स एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन इसके बदले उनको अपने स्टेक्स सेल करने पड़ेंगे। डिस्कॉम्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अब ये प्रपोजल फाइनल होगा या फिर इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। बट दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन डिस्कॉम्स को प्रॉफिटेबल बना देगी? डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने पे इतना फोकस क्यों है? इंडिया के बाहर का एग्जाम्पल देखें तो जर्मनी ने भी 1990s में डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करना चाहा, पर कुछ ही साल बाद उन्होंने डिस्कॉम्स को फिर से पब्लिक सेक्टर के अंडर ले लिया। आज की बात करें तो प्राइवेट डिस्कॉम्स प्रॉफिटेबल हैं इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 23 में जहां स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स का 64,660 करोड़ का लॉस था, वहीं प्राइवेट डिस्कॉम्स का 5,163 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 तक तो मैक्सिमम प्राइवेट प्लेयर्स बस बड़े सिटीज में ऑपरेट करते थे, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटीज में प्रॉफिट ज्यादा है। सिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, कंज्यूमर कैटेगरीज भी मोर और लेस सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी लोअर है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, इसीलिए वो मेजर सिटीज में ही ऑपरेट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन पर्सपेक्टिव से एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी टाटा पावर की भी है। 2021 में टाटा पावर ने उड़ीसा के चारों डिस्कॉम्स में मेजॉरिटी स्टेक्स ले लिए और फिर उनको टर्न अराउंड भी करके दिखाया। इससे गवर्नमेंट एंड बाकी स्टेक होल्डर्स का प्राइवेटाइजेशन में फेथ इंक्रीज हुआ है। बट देन अगेन, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। उड़ीसा के सक्सेस को बाकी स्टेट्स में रेप्लिकेट कर पाना उतना आसान होगा या नहीं कहना मुश्किल है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ की। इसको डिटेल में और डीपली समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप 1-2 आवर्स निकाल के एटलीस्ट अपने अपने स्टेट्स की डिस्कॉम्स की हालत एंड ओवरऑल पावर सेक्टर की हालत स्टडी करें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंशन, डेटा सेंटर ग्रोथ, सेमीकंडक्टर ग्रोथ और इन सब से अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन समझने से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से स्टेट्स आगे जाकर बेटर देन एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये सेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम आगे भी इस पे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स में बताना अगर कोई एस्पेक्ट में और क्लैरिटी चाहिए हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे सारे क्वेरीज को एड्रेस करने की। एंड हर बार की तरह आप अपने इनसाइट्स भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।